गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका यूपीएससी आंसर राइटिंग क्लब में। और दोस्तों, आज का जो अपना टॉपिक है वो खाद्य संकट और चावल निर्यात पर है, जो कि पेपर 3 का पार्ट है। फ्रेंड्स, बिजनेस लाइन में न्यूज आई थी पिछले 2-3 दिनों में, चल रही है कि इंडिया ने चावल निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो उसी से रिलेटेड ये टॉपिक है और हम लोग देखते हैं कि कैसे ये टॉपिक हमारे मेंस के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, या फिर इससे किस तरह का मॉडल क्वेश्चन बनेगा जिस पे हम लोग अभी आंसर लिखेंगे। दोस्तों, आज का जो मोटिवेशनल कोटेशन है वो ये है कि इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं, हौसलों की ज़रूरत होती है। तो फ्रेंड्स, अगर हमको सफल होना है, अपने एग्ज़ाम को क्लियर करना है, तो फ्रेंड्स हमको हौसलों की ज़रूरत पड़ेगी। हौसले तो हमारे बुलंद होने ही चाहिए। हमें अपने आंसर राइटिंग पे बिल्कुल ज़बरदस्त पकड़ बना के रखनी है और प्रतिदिन आंसर राइटिंग करते रहना है। आप अभी आंसर राइटिंग जितने अच्छे से कर लेंगे, प्री के बाद में आपको उतना ही ज़्यादा अपने चिंता मुक्त हो रहना पड़ेगा। कोई टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी, क्योंकि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। फ्रेंड्स, अगर आप इस समय से ही एक एक दो क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करते चले जाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको आंसर राइटिंग के लिए बहुत ज़्यादा हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक फ्रेंड्स, तो इसीलिए आप हौसले अपने बुलंद कीजिए और बिल्कुल पूरी ताकत के साथ में आंसर राइटिंग को स्टार्ट कीजिए। फ्रेंड्स, बिजनेस लाइन की एक न्यूज़ थी कि भारत ने जो राइस का या चावल का जो एक्सपोर्ट है उस पर प्रतिबंध लगाया और एक्सपोर्ट ड्यूटी जो है वो 20% इंक्रीज़ कर दी है। तो इसी से रिलेटेड पूरा टॉपिक था कि भारत का जो चावल का निर्यात करना या उस चावल निर्यात को प्रतिबंधित करना या जो एक्सपोर्ट टैक्स है उसको 20% इंक्रीज़ कर देना, इसके क्या मायने हैं, क्या निहितार्थ हैं भारत के संदर्भ में। अगर भारत ऐसा करता है तो इससे भारत को क्या फ़ायदा होगा, पूरे विश्व पर इसका क्या असर जाएगा। तो इन सारी चीज़ों से रिलेटेड फ्रेंड्स ये जो पूरा टॉपिक है, तो एक तो इस तरह से आया था कि इंडिया राइट इन कर्बिंग राइस एक्सपोर्ट, एक टॉपिक ये था, और दूसरा एक था प्रूडेंट कर्व। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब बुद्धिमत्तापूर्ण एक नियंत्रण लगाना। तो फ्रेंड्स, ये दोनों टॉपिक थे, इसीलिए जो है मैंने क्या किया है कि इस क्वेश्चन को सेलेक्ट कर लिया। तो फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं आपसे और बताना चाहूँगा कि जल्द ही हम लोग प्रीलिम्स के लिए जो है 20-20 या 25-25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, जिसमें क्या होगा कि हम लोग कोशिश ये करेंगे कि एक हफ्ते में एक टेस्ट अपना ख़त्म हो जाए, साथ ही साथ में कुछ करंट के क्वेश्चंस डिस्कस हो जाएं। तो इससे क्या होगा कि हम एक महीने में लगभग 4 टेस्ट करने में सफल रहेंगे और एग्ज़ाम आते आते हमारे जो है लगभग 28 से 30 टेस्ट कंप्लीट हो जाएंगे। और संडे का या सैटरडे का जो दिन रखा जाएगा वो इस तरह से रखा जाएगा कि हम उसका रिवीजन कर सकें। टोटल 28 या 30 टेस्ट की जो पूरी सीरीज़ होगी वो हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स, और मैं इस पर भी काम कर रहा हूँ, जल्द ही इसको स्टार्ट करूँगा। आप लोग बताइए कि मैं इसको कितने जल्दी स्टार्ट करूं, क्योंकि आप लोग जैसे जैसे कमेंट करेंगे वैसे ही मैं इसको स्टार्ट करने की कोशिश करूंगा। और फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है या अपना क्वेश्चन है वो ये है कि वैश्विक खाद्य संकट के बावजूद भारत के द्वारा चावल निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के कारणों का उल्लेख करते हुए इसके नैतिक पक्ष पर भी चर्चा कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये पूरा जो एडिटोरियल था उसी पर आधारित एक क्वेश्चन है, जैसे उसमें ये बताया गया कि कैसे पूरे विश्व में खाद्य संकट इस समय मौजूद है, इसके बावजूद अगर भारत ने चावल निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है तो उन देशों को चावल कैसे मिल पाएगा जो लोग भारत पे ही आश्रित हैं, क्योंकि भारत सबसे बड़ा चावल का एक्सपोर्टर है। तो फ्रेंड्स, इसी पर आधारित ये पूरा क्वेश्चन है और इसके नैतिक पक्ष पे भी हमें चर्चा करनी है कि क्या जैसे भारत ने अगर चावल निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया तो एक तरह का उसकी नैतिकता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि वो पूरे विश्व की मानवता को संरक्षित करने या उसको समर्थन देने वाला देश है, और ऐसे में अगर उसने चावल निर्यात पर प्रतिबंध लगाया तो क्या ये उचित है या अनुचित है। तो अभी देखते हैं फ्रेंड्स किन किन तर्कों के द्वारा हमने इनको
साबित किया है कि हाँ ये सही है या गलत है। फिलहाल के लिए आंसर शुरू करते हैं दोस्तों। ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस ये एक संस्था है दोस्तों, उसी में क्या किया गया है कि उसके द्वारा एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है, वैश्विक खाद्य संकट रिपोर्ट 2022। तो मैंने क्या किया कि ग्लोबल एक इंस्टीट्यूशन के साथ में इसको स्टार्ट किया, एक रिपोर्ट का कोटेशन डाल के, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, किसी रिपोर्ट की एक जो फाइंडिंग्स हैं उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ अपने आंसर के लिए। तो ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस द्वारा प्रकाशित वैश्विक खाद्य संकट रिपोर्ट 2022 के अनुसार 53 देशों में लगभग 193 मिलियन लोग खाद्य संकट से ग्रसित हैं। तो इसका मतलब क्या किया मैंने फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन की पहली लाइन थी कि वैश्विक खाद्य संकट, तो वैश्विक खाद्य संकट के बारे में मैंने एक रिपोर्ट के साथ में बता दिया कि हाँ भैया इतने लोग ग्रसित हैं। तो 193 मिलियन लोग खाद्य संकट से ग्रसित हैं तथा अफ्रीका जैसे देशों में यह संकट और भी भयावह है। ऐसे में भारत द्वारा चावल निर्यात पर प्रतिबंध लगाना अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता के प्रति भारत के दृष्टिकोण पर प्रश्न चिन्ह लगाता है, परंतु पहले निर्यात प्रतिबंध के कारण जानना अति आवश्यक है। तो क्या किया मैंने फ्रेंड्स, ये बता दिया कि हाँ भारत ने ऐसे ऐसे कर्म कर दिया है, यह चावल निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता के प्रति उसके दृष्टिकोण पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। लेकिन इससे पहले हम ये भी जान लें कि आखिर वो कौन कौन से कारण है जिस वजह से इंडिया ने चावल का जो एक्सपोर्ट है वो बंद किया है। हो सकता है कोई ऐसा कारण हो जो ऑथेंटिक हो। तो पहला कारण क्या है कि दक्षिण पश्चिम मानसून में देरी। तो इससे क्या है कि फ्रेंड्स, दक्षिण पश्चिम मानसून में देरी होने की वजह से एक ऐसा एजम्पशन लगाया जा रहा है, एक ऐसी संभावना की जा रही है कि इस वर्ष जो धान का उत्पादन है, चावल का उत्पादन है, उसमें 10 मिलियन टन की कमी होने की संभावना है। तो ऐसे में क्या करेगा कि भारत जो अपनी फूड सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए, अपने लोगों को चावल की पहुंच बनाने के लिए, कोई भूखा न रह जाए, इसके लिए वो क्या करेगा कि उसके लिए अगर वो चावल एक्सपोर्ट को बंद करता है तो इसमें कोई अनैतिक बात नहीं है, कोई ऐसा अनएथिकल काम नहीं है किया जा सकता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे कौन होते हैं, हमारे देश के लोग। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे बगल में एक ब्रैकेट में लिख दिया है हीट वेव्स। हीट वेव्स की वजह से क्या हुआ है कि गेहूं के उत्पादन में भी कमी आई। तो अगर गेहूं के उत्पादन में भी कमी आई है और चावल के उत्पादन में भी कमी आ रही है, तो क्या करना पड़ेगा भैया, हमारे पास जो भी रिसोर्सेज हैं उसको कर्व करके रखना पड़ेगा, उसको प्रतिबंधित करके रखना पड़ेगा कि हम उसको पहले अपने लिए, अपने देश के लोगों के लिए अवेलेबल करें। साथ ही दूसरा जो मैंने ऑप्शन लिखा है कि खाद्यान्न के घरेलू बफर स्टॉक में कमी। इसके लिए उदाहरण के तौर पर मैंने क्या लिख दिया है कि पिछले फाइनेंशियल ईयर की तुलना में बफर स्टॉक में 34% की कमी है। मतलब जो भी बफर स्टॉक हमारा लास्ट ईयर में था या लास्ट फाइनेंशियल ईयर में था, उसमें 34% की कमी देखी गई है। तो ऐसे में क्या करेंगे, अगर मान लीजिए मैं चावल का एक्सपोर्ट पूरा कर देता हूँ, तो भैया एक तो मानसून में देरी हो रही है, दूसरा 34% हमारा बफर स्टॉक कम हो गया है। तो ऐसे में कैसे हम अपने चावल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं? पहले हमको अपनी सिक्योरिटी देखनी पड़ेगी, उसके बाद में हम कुछ कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। चूँकि फ्रेंड्स कोविड के बाद में क्या हुआ कि ज़्यादातर जो गरीब थे वो और ज़्यादा गरीब होते चले गए, और उनके लिए जो खाद्य का संकट है वो बहुत ही ज़्यादा भयानक हो चुका। इसीलिए क्या है, प्रधानमंत्री जी ने क्या किया था कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना चला के जो भी राशन कार्ड धारक थे उनको 5 किलो जो है एक्स्ट्रा जो खाद्यान्न दिया जा रहा है, उसमें उसकी पूर्ति के लिए भी चावल के निर्यात को प्रतिबंधित किया जा रहा है। क्योंकि भैया अगर हम चावल के निर्यात को प्रतिबंधित नहीं करेंगे तो हमको प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जो भी फ्री राशन बांटे जा रहे हैं उसके लिए राशन कहाँ से आएगा। नेक्स्ट फ्रेंड, चौथा मैंने पॉइंट क्या लिखा है कि जो अगर हम अपने SDG लक्ष्य को पाना चाहते हैं या फिर अपने हम इन्वायरमेंट को क्लीन रखना चाहते हैं, ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो एथेनॉल निर्माण को बढ़ावा हमारे यहाँ भारत में देना पड़ेगा।
तो इसीलिए क्या हुआ कि भारत एक्चुअली एथेनॉल ब्लेंडेड प्रोग्राम जो भारत का चल रहा है उसके लिए भी चावल की डिमांड बढ़ती है, क्योंकि चावल से एथेनॉल बनता है, चावल और गन्ने से। तो एथेनॉल बनाने के लिए भी चावल की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, अपने चावल का जो एक्सपोर्ट है उसको कर्व कर रहे हैं, ताकि हमारा जो EBP प्रोग्राम है वो अच्छे से चल सके। नेक्स्ट फ्रेंड, पोल्ट्री फार्म के दाने के लिए चावल की बढ़ती मांग। चूँकि दोस्तों सोया और मक्का के जो मूल्य हैं उनमें लगातार बढ़ोतरी होती जा रही, ऐसे में जो पोल्ट्री फार्म्स हैं उनमें चावल की डिमांड भी बढ़ी है, क्योंकि दाने के जो महंगे होते जाने की वजह से जो पोल्ट्री फार्म के ओनर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, ऐसे ग्रेन पे या ऐसे दानों पे शिफ्ट कर रहे हैं जो उनको सस्ते या मध्यम में मिल जाएं। तो जो टूटे चावल हैं वो उनको सस्ते में मिल जा रहे हैं। तो ये भी एक बड़ा कारण है कि भारत अपने निर्यात को प्रतिबंधित कर दे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, मैंने लिखा है छठा, पर्यावरणीय संकट। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर कभी हम अपने आंसर राइटिंग में करते वक्त ऐसे टॉपिक या ऐसे पॉइंट डालते हैं तो इससे हमारे क्वेश्चन को बहुत ही समझ लीजिए वजन मिल जाता है। मैंने पर्यावरणीय संकट में लिखा है कि भूजल संकट। जैसे 1 किलोग्राम चावल उत्पादन में लगभग 3000 से 5000 लीटर पानी का प्रयोग होता है, और ये हम नहीं कह रहे, ये द वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट कह रही है। तो दोस्तों ऐसे में देखा जाए कि अगर हम अपना 1 किलोग्राम चावल निर्यात करें, इसका मतलब 3000 से 5000 लीटर पानी निर्यात कर रहे हैं। और भारत विश्व के उन 17 देशों में शामिल है जहाँ पे जल संकट की अतिमंत या अति गंभीर समस्या से झेल रहा है। तो अगर हम चावल निर्यात को बढ़ावा दे रहे हैं, इसका मतलब क्या कर रहे हैं, हम अपने देश में पर्यावरणीय संकट को बुलावा दे रहे हैं, हम अपने यहाँ भूजल संकट को बुलावा दे रहे हैं। तो इसीलिए क्या, ये मैंने 6 ये कारण ऐसे लिखे कि भारत इसलिए अपने चावल निर्यात को प्रतिबंधित कर सकता है, या उसने प्रतिबंधित किया है इन 6 पॉइंट्स के आधार पर। साथ ही साथ अब हम आगे देखते हैं जो क्वेश्चन की डिमांड की है हिसाब से, कि यदि चावल निर्यात प्रतिबंध के नैतिक पक्ष की बात करें तो देश काल परिस्थिति में जो उचित है, जो न्यायपूर्ण है तथा जिसका लक्ष्य मानव कल्याण है वही नैतिक है। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने क्या बता दिया कि मतलब नैतिकता क्या है या नैतिक क्या है, या अगर हम भारत के जो चावल निर्यात के नैतिक पक्ष की बात करें तो हम क्या सोच सकते हैं। तो अगर हमारे देश काल परिस्थिति में जो सही है, जो न्यायपूर्ण है, जिसका लक्ष्य मानव कल्याण है वही सही है, तो वही नैतिक है। अतः हम क्या करेंगे, अब कुछ ऐसे पॉइंट्स के हिसाब से देखेंगे, फिर हम बताएंगे कि ये नैतिक है या नैतिक है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की निम्न स्थिति, अगर भारत की निम्न स्थिति है तो पहले भैया वो अपना भूख मिटाएगा, अपने पेट भरेगा, तभी तो वो किसी दूसरे को देगा। नैतिकता तो यही है कि पहले अपने देश के लोगों का पेट भरे। तो अगर हमारा हंगर इंडेक्स में 101 आउट ऑफ 116 स्थिति है तो हम क्या करेंगे, पहले भैया हम अपने हंगर इंडेक्स को ऊपर करेंगे, हम अच्छे देशों की श्रेणी में आ जाएंगे। पहले अपना पेट भर ही नहीं रहा, हम दूसरों को कैसे भर पाएंगे। दूसरा पॉइंट मैंने लिख रहा है कि 35% बच्चों में दुबलापन की समस्या है, यह नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की रिपोर्ट है। तो 35% बच्चे हमारे दुबलेपन की समस्या से जूझ रहे हैं और हम अपने यहाँ का चावल बाहर निर्यात कर रहे हैं, तो ये तो कोई अच्छी बात है नहीं। पहले हम अपने यहाँ के बच्चों की जो समस्या है, उनके दुबलेपन की जो समस्या है, हंगर इंडेक्स में जो हमारी रैंकिंग है, पहले हम उसको ऊपर कर लें, उसके बाद में फिर हम दूसरे को देंगे। पहला अपना पेट तो भर लें। फिर नेक्स्ट है फ्रेंड्स की मानव पूंजी सूचकांक में भारत का 174 देशों में 116वां स्थान। मानव पूंजी सूचकांक में मतलब फ्रेंड्स क्या है कि हमारी मानव पूंजी किस पे डिपेंड करती है, स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल, तो जिसमें स्वास्थ्य एक सबसे बड़ा मुद्दा है। और ऐसे में क्या है कि अगर हमारा स्वास्थ्य ही अच्छा नहीं होगा, हमारे देश के लोग ही खा पी के अच्छे नहीं रहेंगे, तो हमारा मानव पूंजी सूचकांक क्या हो जाएगा, दिन प्रतिदिन क्या होगा, उसकी रैंकिंग गिरती चली जाएगी। तो ऐसे में अगर हम अपने यहाँ चावल के एक्सपोर्ट को कर्ब करते हैं, रोकते हैं, तो इसमें कोई ये अनैतिक नहीं है, ये एक तरह से नैतिक कार्य है, कोई दिक्कत नहीं है अगर हम अपने यहाँ के चावल एक्सपोर्ट को प्रतिबंधित करते हैं। तो उपरोक्त 3 बिंदु मैंने लिखी, तो वही लिखा। फिर मैंने कहा कि
जैसे मैंने कहा था कि अतः ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की गिरती स्थिति या 35% बच्चों में दुबलापन और मानव पूंजी सूचकांक में भारत का निम्न स्थान ऐसे बिंदु हैं जो भारत के चावल निर्यात पर नैतिक समर्थन देते हैं। मतलब मैंने क्या बताया कि हाँ, ये ऐसे ऐसे बिंदु हैं जो अगर हम चावल निर्यात पर प्रतिबंध लगाते हैं तो वो नैतिक समर्थन दे रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही मैंने क्या किया है फ्रेंड्स कि इसके लिए जैसे कहते हैं ना आपदा में अवसर, तो इसी तरह से क्या किया है कि मैंने अन्य देशों के लिए एक अवसर की बात भी कर दी। जैसे साथ ही यह थाईलैंड और इंडोनेशिया जैसे देशों के लिए नए अवसर भी प्रदान कर रहा है, क्योंकि फ्रेंड्स ये भी चावल के एक बड़े एक्सपोर्टर हैं। तो अगर भारत क्या कर रहा है कि चावल के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगा रहा है, तो इन देशों के लिए समझ लीजिए एक रास्ता खुल रहा है कि ये अपने यहाँ के ज़्यादा से ज़्यादा चावल को एक्सपोर्ट कर सके और अपनी इकोनॉमी को ग्रो कर सके। तो एक तरह से देखा जाए तो भारत ने दोहरे एक काम ये किए हैं कि एक तो अपने देश की जनता, अपने देश की खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखकर चावल को प्रतिबंधित किया है, दूसरी तरफ इसने अन्य देशों या अपने पड़ोसी आसपास के देशों को एक प्रकार का अवसर भी प्रदान किया है कि कैसे वे नए अवसर तलाश सकते हैं और अपनी इकोनॉमी को मजबूत कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह से कंक्लूजन मैंने के लिखा कि अतः भारत ने चावल निर्यात पर प्रतिबंध लगाकर न केवल भारत को खाद्य सुरक्षा दिलाई बल्कि अन्य देशों को नए अवसर भी दिए हैं। तो इस तरह से हमने क्या किया, अपना एक छोटा सा कंक्लूजन लिख दिया है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि जो चावल निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया, इससे संबंधित हम लोगों ने एक अच्छा सा क्वेश्चन और आंसर डिस्कस किया। तो दोस्तों इस तरह से क्या होता है कि हमें कोई एक जो टॉपिक होता है हमारे द हिंदू में, ज़रूरी नहीं है कि वो डायरेक्ट हमारे आंसर में, हमारे क्वेश्चन में आए, हमारे एग्जाम में, लेकिन फ्रेंड्स उससे जो टॉपिक्स निकल सकते हैं, उससे जो पॉइंट्स निकल सकते हैं, वो हमारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। हमें आंसर राइटिंग करते करते रिपोर्ट्स का, इंडेक्सेस का, इन सब का यूज़ करना आ जाता है कि हम इसको कैसे यूज करें। जब हम अपनी बात को किसी अनर्गल बातों की जगह पे अगर हम रिपोर्ट और इंडेक्स को कोट करके अपनी बातों को प्रूफ करते हैं तो हमारे आंसर की जो उसकी सच्चाई है वो बढ़ जाती है, उसकी ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है। तो इसीलिए क्या है फ्रेंड्स, डेली आंसर राइटिंग से सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि हम आंसर राइटिंग में रिपोर्ट्स का यूज़ करना और कोटेशंस का यूज़ करना, ये सब जान जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप और दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को वीडियो मेरी अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे उतना ही ज़्यादा ये लोगों तक इसकी रीच पहुँचेगी। और सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए दोस्तों कि हाँ, कोई एक ऐसा चैनल है जिस पे आंसर राइटिंग का प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है। अगर आप लिख सकते हैं तो लिखिए, ये बहुत अच्छा काम होगा अगर आप रोज़ डेली लिखते हैं हमारे साथ। अगर आपको उसमें भी समस्या है तो केवल आप बैठ के ध्यान से सुन लीजिए और जो मेन पॉइंट है आप उसको बस अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, जिससे कि आपकी आंसर राइटिंग के लिए आपको फैक्ट्स मिल जाएं। ठीक है दोस्तों, और अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं इसको टेलीग्राम पे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या होगा, इसकी पीडीएफ को भी लिंक कर दिया करूँगा ताकि आपको पीडीएफ मिल सके। ओके फ्रेंड्स, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमारे साथ जुड़े रहें। और दोस्तों मैं कोशिश करूँगा कि कल से या फिर आज से ही पूरी जो हम लोगों की सीरीज चल रही है वो बिल्कुल कंटिन्यू चले, कोई बिना किसी रुकावट के। और आपसे रिक्वेस्ट है कि फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा आंसर राइटिंग कीजिए और हमारे जो वीडियोस हों उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, और लोगों को भी बताएं हमारे चैनल के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।